नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आज स्प्रेड पर। आज की तारीख है 30 सितंबर 2020। सितंबर महीने का करंट अफेयर डेली 30 में हम कर रहे हैं और कल से हम स्टार्ट कर देंगे टॉपिक यहाँ पर। सितंबर महीने का एक मंथली करंट अफेयर भी हम जो मंथ वाइज डिस्कस करते हैं वो भी आपको एक दो दिन में मिल जाएगा। और जिनको भी यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है उनके लिए टॉप 525 525 टॉप क्वेश्चन की लिस्ट हमारी टीम ने बनाई है, उसको तैयार किया है। तो ये लिस्ट भी आप जरूर देखें और ये वीडियो के फॉर्म में आपको मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, है ना। तो उसको भी आप देख लेंगे और एक दो दिन में वो भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का डेली 30। और आज के डेली 30 में जो 30 क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक जलवायु तटस्थता के लक्ष्य को निर्धारित किया? किस वर्ष तक निर्धारित किया है, ये प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। और इसका सही उत्तर है 2050, है ना। जलवायु की बात हो रही है, सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा, जलवायु तटस्थता की बात हो रही है। यानी कि 2050 तक जलवायु की जो स्थिति है उसको क्या कर देना है, मतलब तटस्थ कर देना है, यानी कि शून्य उत्सर्जन की स्थिति के रूप में जलवायु तटस्थता को हम जान सकते हैं। यानी आगे हम पर्यावरण के प्रतिकूल यानी कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे क्रियाकलापों पर पाबंदी लगाएंगे। यूरोपीय संघ ने ऐसा कहा है कि जिससे ये जलवायु तटस्थ रह सके। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक को कोविड 19 संकट से उबरने के लिए ग्रीन फोकस का आह्वान करते हुए चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेरिस समझौते के लिए नए सिरे से समर्थन की पेशकश की है। इसने कहा कि मैं पेरिस समझौते में क्या करूंगा, नए सिरे से समर्थन करूंगा, ऐसा इसने कहा है। चीन दुनिया में दूसरा सबसे अधिक प्रदूषण उत्सर्जित करने वाला देश है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला स्टेटमेंट तो सही है। ऐसा ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेरिस समझौते के लिए एक नए सिरे से समर्थन करने की बात इसने कही है। पहला सही है। दूसरा गलत इसलिए है क्योंकि ये दूसरा नहीं है, ये फर्स्ट है। क्या है ये? फर्स्ट है। इस तरीके से इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, क्योंकि पहला सही है और दूसरा गलत है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस देश ने 2020 में कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया सीसा का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है ना। CICA इसका अध्यक्ष पद किसने ग्रहण किया है, कौन सा देश है, ये आपको बताना है। तो सीसा पर सम्मेलन वर्चुअली आयोजित किया गया और इसमें केंद्रीय विदेश मंत्री हमारे यहाँ के डॉक्टर जयशंकर हैं, एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर ने इसमें प्रतिभाग किया और इस बैठक के दौरान ही तजाकिस्तान से कजाकिस्तान को इसकी अध्यक्षता हस्तांतरित की गई। तो ये कजाकिस्तान, पहले तजाकिस्तान था, अब कजाकिस्तान हो गया है। तो बी ऑप्शन इसका ध्यान रखिएगा, गलत मत कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, किस संगठन ने कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च की है? कृतज्ञ के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने नवीन चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हुए एक कृतज्ञ कृषि तकनीकी ज्ञान, ये हैकाथॉन है, इसको क्या किया है, लॉन्च किया है। और यह राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य कृषि में मशीनीकरण, विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है। तो ICAR, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी 2 जिसका परीक्षण रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया, किस श्रेणी के उपकरण से संबंधित है? तो ये सतह से सतह पर मार करने वाली क्या है, मिसाइल है। मिसाइल तो यही है पृथ्वी 2। और कहां से कहां तक मार करती है, सतह से सतह पर मार करती है। तो सतह से सतह पर, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका सतह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल है, इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, प्रश्न को कभी भी आप जब पढ़िए तो बहुत हड़बड़ी में आंसर टिक करने की फिराक में न रहिए। जब हड़बड़ी में आप आंसर टिक करते हैं तो कई बार जानते हुए प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने सितंबर 2020 में जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय गोलमेज वार्ता की मेजबानी की? तो ये जो जैव विविधता पर मंत्री स्तरीय यानी कि जो बायोडायवर्सिटी पर हुई है मंत्री स्तरीय बैठक, गोलमेज वार्ता थी, इसकी मेजबानी चीन ने की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और इसका मिनिस्ट्रियल राउंड
टेबल डायलॉग ऑन बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड 2020, बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ ऑन अर्थ, ये इसका टाइटल था, ये थीम थी और ये वर्चुअली आयोजित की गई है। अगला जो प्रश्न है, किस राज्य ने गैर संचारी रोगों से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों में प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार गैर संचारी रोगों से संबंधित जो जीता गया है वो केरल के द्वारा जीता गया है। केरल को जो गैर संचारी रोग हैं, गैर संचारी रोगों के संबंध में सतत विकास लक्ष्यों के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु सतत राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का ये पुरस्कार दिया गया है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है इस समय, ये आप बताइएगा। आप लोग क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, मुझे दुख होता है इस चीज से। तो डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक ने गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण पर इस वर्ष का जो संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स था, यूनी एटीएफ बोलते हैं, ये पुरस्कार घोषित किया, उसी में इसको ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण के संचालन के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण है, पोषण की बात अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कॉन्सेप्ट तो यही कह रहा है, इसमें अपवाद भी नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। किस राज्य की विधानसभा ने गुंडा तथा असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया है? तो गुंडा शब्द आ रहा है तो यूपी में टिक कीजिएगा, गुंडे और राज्यों में भी हो सकते हैं। तो गुजरात विधानसभा ने अभी 24 सितंबर 2020 को गुंडा और असामाजिक गतिविधियां रोकथाम विधेयक पारित किया है। किसने किया है? गुजरात ने। अब यहाँ पर किया गया है, हो सकता है इससे प्रेरित होकर और भी राज्य करें, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस, विश्व समुद्री दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 24 सितंबर को मनाया जाता है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है और समुद्री उद्योगों के सतत विकास के लिए विश्व समुद्री दिवस को मनाने के जब मनाया जाता है तो इसके उपलक्ष्य में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं कि जो समुद्री उद्योग है उनका सतत विकास हो सके। और इस वर्ष की जो थीम थी, एक सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग, सस्टेनेबल शिपिंग टू ए सस्टेनेबल प्लेनेट। अगर सतत ग्रह चाहिए तो सतत शिपिंग होनी भी जरूरी है, ऐसा इसमें कहा गया इस बार की थीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2020 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, 23 सितंबर को जो ये मनाया जाता है तो इसकी जो इस बार की थीम है यह है सांकेतिक भाषा सभी के लिए, साइन लैंग्वेज इज फॉर एवरीवन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, साइन लैंग्वेज सबके लिए है। भारत में ये भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है, उसके द्वारा मनाया जाता है। ऐसा पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विश्व जोखिम सूचकांक 2020 में भारत 181 देशों में 89वें स्थान पर रहा, है ना। भारत का अगर रैंकिंग हम देखें, स्थान देखें, तो ये 89 रही है 181 में, 181 में 89वें स्थान पर विश्व जोखिम सूचकांक में रहा है। रिस्क इंडेक्स जो WRI इंडेक्स होता है उसमें। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चात भारत जलवायु परिवर्तन के कारण दक्षिण एशिया में चौथा सबसे अधिक जोखिम वाला देश है। मतलब इसके बाद में देखा जाए, इतने इससे ज्यादा जोखिम वाले हैं बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, उसके बाद में चौथा जोखिम वाला भारत ही है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ पर सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग के लिए जापान, जर्मनी, भारत और दक्षिण अफ्रीका ने G4 के नाम से एक गुट बनाया है और अस्थायी सदस्यता के मामले में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। तो G4 गुट के सदस्य कौन कौन से, यही आपको यहाँ पर चेक करना है। सोचते रहिए, मैं अगला स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। G4 देश 21वीं शताब्दी की समकालीन जरूरतों के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्वीकार्यता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। इसमें तो कोई दो राय है नहीं, ये जोर दे रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब देखिए G4 में कौन कौन से सदस्य हैं। जापान है, जर्मनी है, भारत है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका। तो जापान, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका नहीं, यहाँ पर अगर होता भारत के साथ में ब्राजील, यानी कि जापान, जर्मनी, भारत और ब्राजील दिया होता तो सही हो जाता। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में वनस्पति विज्ञानियों की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय द्वीप न्यू गिनी पर 13,000 से अधिक पौधों की प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया है, इनका डॉक्यूमेंटेशन किया है। कितने? 13,000 से अधिक पौधों का। और ये दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय द्वीप है न्यू गिनी, वहां पर किया गया है। बिल्कुल सही है। न्यू गिनी विश्व के महासागर के सबसे
विविध क्षेत्र कोरल त्रिभुज के अंतर्गत आता है। तो जो सबसे विविध क्षेत्र है, यानी कि सबसे ज्यादा वहां पर सबसे जो डाइवर्स रीजन है, जहां पे डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है, उसमें जो कोरल ट्रायंगल है, विविध क्षेत्र कोरल ट्रायंगल इसको बोलते हैं इस क्षेत्र को, उसके अंतर्गत आता है। तो ये दोनों की दोनों बातें सही है, ये भी सही है पहला और दूसरा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। वर्ल्ड हाईएस्ट प्लांट डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट न्यू गिनी को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर पेड़, झाड़ियां, जड़ी बूटी, पाम आदि के वृक्ष ये सब मिलते हैं। तो जब पेड़ पौधे ज्यादा मिलेंगे, जब विविधता ज्यादा मिलेंगी, तो कीट उट भी यहाँ पर ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट का नाम बदलकर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट अभी भी रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी था, यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब दूसरा यह है कि सीपेट जो है केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है, यानी कि किस मंत्रालय के तहत आता है ये आपसे पूछा जा रहा है, अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सीपेट जो है ये आता है किसके अंतर्गत, किस मंत्रालय, तो ये रसायन, केंद्रीय रसायन और उर्वरक जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, रसायन और उर्वरक वाले मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय गलत दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण के लिए कॉफ हुड टीकाकरण के रूप में ब्रुसेला अबार्टस S19 स्ट्रेन का उपयोग किया जाता है, यानी कि ये रोग है ब्रुसेलोसिस रोग, तो इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है किसका, S19 स्ट्रेन का। तो पहला सही है। ब्रुसेलोसिस जो है ये दुनिया भर में, जो ब्रुसेलोसिस है ये दुनिया भर में सबसे महत्वपूर्ण जेनेटिक रोगों में से एक है, और ये बीमारी अभी भारत में नहीं फैली है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भारत में इसके नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि यहाँ फैल चुकी है, ये रीजनिंग का प्रश्न बन गया। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, कि ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ए ऑप्शन। कई प्रश्न आपको ऐसे भी मिल जाते हैं जो देखने की कोशिश करते हैं कि आप वास्तव में क्वेश्चन को सही से पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। जूनोटिक रोग के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। ऐसे रोग जो पशुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं उन्हें जूनोसिस या जूनोटिक दोनों नाम ये मिलते हैं, रोग कहा जाता है। पहला बिल्कुल सही है। यह रोग प्रकृति या मनुष्यों में जानवरों के अलावा साइनोबैक्टीरिया, वायरस या परजीवी के माध्यम से फैलता है, बिल्कुल सही है। HIV, एड्स, इबोला, मलेरिया, रेबीज तथा वर्तमान कोरोना वायरस ये जूनोटिक रोग के उदाहरण है, ये भी सही है। जूनोटिक है, कोरोना वायरस भी है। यह रोग केवल पानी से फैलता है, ये गलत हो जाएगा। अब बी और डी में से एक ही सही होगा, तो बी मैंने कहा सही है, तो ये डी गलत हो जाएगा। और वैसे भी कोरोना अगर ध्यान रखेंगे तो पानी से तो फैलता नहीं है ये, ठीक है। कैसे फैलता है, अगर आप छींक देंगे, अगर आप हाथ मिला लेंगे, अगर आपका जो किसी तरीके से नाक का द्रव या मुंह का जो भी कुछ ट्रांसफर हो जाएगा जैसे भी, तो ये फैल जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया। 24 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया गया, इसमें कोई दो राय नहीं, अभी हम कर चुके हैं ये प्रश्न। और विश्व समुद्री दिवस की थीम थी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर ए सस्टेनेबल प्लेनेट। तो देखिए दो प्रश्न यहाँ पर बन गए, एक पहले भी हमने किया और एक दोनों मिलाकर बन गया। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए करंट अफेयर का जो मंथली हमारा एडिशन होता है और डेली 30 के करंट अफेयर में फर्क क्या होता है, वहां पर केवल इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करते हैं 150 के करीब प्रश्नों को, कभी कभी 160 हो जाते हैं, कभी 135 रहते हैं। यहाँ पर आपको 10 प्रश्न रोज मिलते हैं, तो महीने के लगभग 260 270 प्रश्न या 300 भी कभी कभी हो जाते हैं। तो ये अंतर है, यहाँ पर कुछ छूटता नहीं है, वहां पर इंपॉर्टेंट डिस्कस किया जाता है, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में ट्राई द्वारा एक बहुहितधारक निकाय MSB मल्टी स्टैक होल्डर बॉडी के गठन का सुझाव दिया गया है। किसने दिया है, ट्राई ने गठन का सुझाव दिया है। और ये करेगा क्या, पूरे देश में इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करेगा। नेट न्यूट्रलिटी क्या है ये अगले प्रश्न में हम देखेंगे। तो दोनों के दोनों ये स्टेटमेंट सही है, नेट न्यूट्रलिटी के सिद्धांतों के पालन को सुनिश्चित करेगा। अब नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है, एक प्रश्न अभी हम कर लेंगे, हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन द्वारा, अगला प्रश्न है, 15 सितंबर को वाशिंगटन में इजराइल के साथ एक संधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बिल्कुल किए गए हैं, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने इजराइल के साथ किया है। फिलिस्तीनियों ने इस समझौते का समर्थन किया है, फिलिस्तीनियों ने इस समझौते का समर्थन नहीं किया है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण था, ये चर्चा में था कि फिलिस्तीनियों ने इसका समर्थन नहीं किया। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 को काहिरा में
6 सदस्य देशों मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरेबिया और सीरिया के द्वारा की गई थी। और दूसरा है अरब लीग का मुख्य उद्देश्य तेल बचाव करना है। अरब लीग के बारे में जान लीजिए, 1945 में स्थापित हुआ था, ये बात सही है। 6 सदस्य थे, मिस्र, इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया। अगर पूछा जाए कौन सा इसमें नहीं है, तो इन देशों के अलावा जो भी दिया होगा वो नहीं होगा। तो इनके द्वारा की गई थी, ये सही है, लेकिन इसका उद्देश्य तेल का बचाव करना नहीं है। इसका उद्देश्य था समस्त देशों के बीच संबंधों को गहन करना और उनके मध्य सहयोग समन्वय करना, उनकी स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। अरब देशों के मामलों और हितों के संबंध में एक सामान्य तरीके से विचार करना, यानी कि सबको सामान्य स्तर पर लाना, सबके हितों की सुरक्षा करना, ये इसका उद्देश्य था। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, वर्ष 2019-20 में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शीर्ष 5 ऋण वाले राज्य रहे हैं। शीर्ष जो है ये 5 ऋण वाले राज्य रहे हैं। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि राज्यों को अब तक दिए गए कुल ऋण का 54% इन 5 राज्यों को दिया गया, यानी कि जितना भी ऋण पूरे देश में दिया गया उसका 54% तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान को दिया गया है। ये भी बात सही है, सी ऑप्शन करेक्ट है, 54%। इसको ध्यान में रखिएगा। नेट न्यूट्रलिटी के बारे में मैंने आपको कहा था कि मैं भी बताने जा रहा हूं, शायद एक प्रश्न मैंने सोचा था होगा, अगर नहीं है तो आप इतना ये जान लीजिए कि जो नेट न्यूट्रलिटी है, इंटरनेट सेवाएं जो होती हैं उसमें कहने का मतलब कोई सेवा में कटौती नहीं। इंटरनेट पे ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप सर्च करें या कोई चीज एक्सेस करें तो आपको समान रूप से डेटा ना प्रोवाइड कराया जाए। जितना कंपनी चाहे उतना उसको कह सकते हैं कि प्रोग्राम करके उतना ही प्रोवाइड कराए जितना कंपनी चाहे, तो आप समान नहीं हो पाएंगे ना। वो जो चाहे वो चीज ओपन करे, वो जो चाहे उतना डेटा आपको दे, है ना। कुछ वेबसाइट्स के लिए अलग से चार्जेस लगे, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स थी कह रही थी अलग से उसके लिए चार्जेस, ये मुद्दा पहले भी उठा था 3 साल पहले। तो इस तरीके का ये कंसेप्ट है। तो वो प्रश्न भी आ गया कि नेट न्यूट्रलिटी का अर्थ है कि इसमें सरकारें और इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट पर सभी डेटा के लिए एक समान व्यवहार करेंगे, कोई अंतर उसमें नहीं रखेंगे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि नेटवर्क न्यूट्रलिटी के तहत सभी इंटरनेट सेवा प्रदाता को पूरे ट्रैफिक के लिए समान स्तर की डेटा पहुंच और गति प्रदान करना आवश्यक है। इसीलिए मैंने इतना भूमिका आपके सामने बता दी थी कि आपको समझ में आ जाए। तो दोनों बातें यहाँ पर सही है। न्यूट्रल हो, कोई ऐसा ना हो कि भेदभाव हो, पक्षपात हो, इस तरीके का ना हो। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के अध्यक्ष के अतिरिक्त 24 सदस्य होते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण, मैंने आपको यहाँ पर ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में डिस्कशन किया था, वो सीधा प्रश्न आया, ये भी पूछा जा सकता है। तो पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के में देखा जाए तो अध्यक्ष के अतिरिक्त यहाँ पर दिया है 24 सदस्य होते हैं, इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 14 सदस्य होते हैं, 24 नहीं होते हैं। तो पहला तो यहाँ गलत हो गया। दूसरा है कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण जो है ईपीसीए इसको बोलते हैं, ईपीसीए। तो ईपीसीए के बारे में है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा अधिसूचित एक निकाय है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ये उच्चतम न्यायालय के द्वारा अधिसूचित एक निकाय है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए को जिस जो आप जानते हैं उसी को हिंदी में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कहा जाता है। आमतौर पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से, एनआईए के नाम से भी इसको जाना जाता है। और मतलब एनआईए तो दोनों उसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, लेकिन ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नाम से आमतौर पर जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसे राज्यों की विशेष अनुमति से ही राज्यों में आतंकवाद संबंधित अपराधों से निपटने हेतु शक्ति प्राप्त है। यानी कि अगर कोई राज्य है और वो आतंकवाद की घटना से पीड़ित होता है, आतंकवाद से पीड़ित होता है, तो जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक उसकी जांच नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। सेंटर फिर क्या करेगा, तो केंद्र सरकार इसमें करा सकती है, राज्यों की अनुमति की जरूरत नहीं है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। इस तरीके से ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व गैंडा दिवस के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। विश्व गैंडा दिवस प्रतिवर्ष 22 सितंबर को आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है। ये दिवस विशेष रूप से गैंडे की 5 प्रजातियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है। विश्व गैंडा दिवस की सर्वप्रथम घोषणा 2010 में वन्य जीव कोष द्वारा की गई थी। सत्य कथन, तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक और अगर सही हो जाए तो डी सही हो जाएगा, क्योंकि सत्य ही पूछा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पे आपको डाउट होगा कि 5 प्रजातियों के लिए क्यों बनाया जाएगा। तो ये 5 प्रजातियां हैं, उन्हीं के लिए बनाया जाता है। काला सफेद और एक श्रृंगी, सुमात्रा और जावा राइनो, ये 5 इसकी प्रजातियां होती हैं।
तो इन्हीं के लिए बनाया जाता है, इन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। और इसकी घोषणा WWF वन्यजीव जो कोष है 2010 में उसके द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। इस तरीके से डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सभी सही है। भारतीय नौसेना द्वारा पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप इसका उत्तर टिक कीजिए, मित्र विदेशी नौसेनाओं के साथ में जो एक्सरसाइज है पैसेज, ये इसी के द्वारा आयोजित की जाती है, पैसेक्स इसको या पैसेज जो भी है। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 संसद में पारित हो गया, बिल्कुल पारित हो गया, पास हो गया है ये। और सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर स्थित 5 IITs और IITs अधिनियम 2017 के तहत पहले से मौजूद 15 IITs हैं, जो पहले से और मौजूद 15 IITs हैं के साथ वैधानिक वैधानिक दर्जा यानी कि उनके साथ में इन 5 को भी वैधानिक दर्जा देते हुए सार्वजनिक निधि भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में इसको घोषित करेगा। यानी कि इस तरीके का प्लान इस विधेयक में इस तरीके की बात कही गई है। तो यहाँ पर दोनों की दोनों बातें सही है, यानी कि जो 15 से पहले हैं उन्हीं के साथ में 5 जो नए हैं उनको टोटल को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करना इस विधेयक का उद्देश्य में से जो उद्देश्य थे उनमें से एक था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा में पहला स्टेटमेंट है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से संबंधित आधिकारिक भाषा विधेयक पारित हो गया है। तो ये पारित हो गया है, हाँ हो गया है। कई बार कंफ्यूजन आप लोगों को होता है कि पारित हुआ है कि नहीं हुआ है, और पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें आधिकारिक भाषा के रूप में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी के अलावा उर्दू और संस्कृत को भी शामिल किया गया है। इसको ध्यान से पढ़िए, कश्मीरी है, डोगरी है, हिंदी है, उर्दू भी है। यहाँ पर जो संस्कृत दिया हुआ है संस्कृत नहीं है, यहाँ पर इंग्लिश है। तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतिम प्रश्न बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीओ वाले कमर कस लें, उनका रिजल्ट बिल्कुल आने वाला है। ठीक है, आज नहीं आएगा तो 1-2 दिन में आ जाएगा, और फिर आज भी हो सकता है इधर हम डिस्कशन कर रहे हैं उधर रिजल्ट आ गया हो। और बीओ के मेंस के बारे में या आरओ के मेंस के बारे में अगर कोई भी आपको क्वेरी चाहिए 6307281212 नंबर पर इसके मेंस के प्रोग्राम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाल ही में नासा ने अपने आर्टेमिस कार्यक्रम की रूपरेखा प्रकाशित की है, पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि अंतिम बार नासा ने चंद्रमा पर इंसानों को वर्ष 1972 में अपोलो मिशन के दौरान भेजा था। अभी जो आर्टेमिस कार्यक्रम है इसमें 2024 तक एक मनुष्य, एक महिला और एक पुरुष, यानी कि मनुष्य को, एक महिला और एक पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत नासा बना रहा है। इसके पहले 1972 में अपोलो मिशन में इसने भेजा था। तो दोनों की दोनों बातें यहाँ पर सही है। इस मिशन का लक्ष्य है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव सहित चंद्रमा की सतह पर अन्य जगहों पर अंतरिक्ष यात्रियों को उतारा जाए और वहां पर देखा जाए क्या कैसा माहौल है। गौरतलब है कि 1972 में अपोलो मिशन जो गया था वो नासा का था, ये ध्यान रखना है आपको। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगता है आपको डेली 30, जरूर बताएं, तैयारी करते रहें। और 2020 का जो पीसीएस का पेपर होने जा रहा है डेली 30 से, निश्चित तौर पर उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। आप लोग जब मैसेज करते हैं कि बीओ का पेपर या आरओ का पेपर डेली 30 के कारण अच्छा हो पाया, तो मुझे अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है आपको भी तो आप इसको दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप इस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिल जाता है। और उन लोगों को जो, खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।